आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना। डेकोर वॉलपेपर। नमस्कार दोस्तों, मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी बिरजी सिलाही अंसारी के साथ एक बार फिर से आसनसोल टाइम्स में आप सबके सामने हाजिर हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने आसनसोल टाइम्स में आपको बहुत सी नामचीन हस्तियों से रूबरू कराया था और आज भी हम आपको ऐसे ही कुछ हस्तियों से तारुफ आपका कराने जा रहे हैं। ये कोई मामूली हस्ती नहीं है। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि कहा जाता है कि यूँ तो दुनिया में है सुखनवर और भी अच्छे, पर कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और तो शेर व शायरी की दुनिया में गालिब साहब की जो हस्ती है उसको तो शायद कोई छू नहीं सकता, लेकिन आज हम जिन लोगों से आपका तारुफ़ कराने जा रहे हैं वो उन्हीं से प्रेरित होकर शेर व शायरी की सेवा कर रहे हैं और आप सबको एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जिसे मैं कहूँगा कि अपने अल्फाज़ों से जादूगरी करते हैं। ऐसे ही एक शब्दों के जादूगर, अल्फाज़ों के जादूगर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुनील कुमार तंक जी। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन और मुशायरा होने जा रहा है। इसमें आप शिरकत करने आसनसोल आए हैं। मैं सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और इस शेर व शायरी की दुनिया में आपका रुझान कैसे पैदा हुआ? मैं तो सबसे पहले आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि मैं बिहार में एक ज़िला है सीवान, उसी शहर से मैं हूँ। मैं तंज़ो-मिज़ाह की शायरी करता हूँ। ये तो तय करके नहीं कहा जा सकता कि ये रुझान कैसे और कब से है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि आदमी के भीतर कहीं न कहीं शायरी का कोई एक कीड़ा ज़रूर होता है जिसे वक्त के साथ साथ वो सामने निकल के आता है। वैसे मैं शायरी करता हूँ, मेरे घर का माहौल कुछ वैसा था जो इसमें कहीं न कहीं काम करता है। उस एतबार से मैं कह सकता हूँ कि मेरे दादा अपने वक्त के बहुत बड़े शायर थे, शाम किशोर शाम इनायतपुरी। और फिर मेरे वालिद भी एक अच्छे शायर थे। मेरे बड़े भाई भी एक अच्छे शायर हैं। जाहिर है कि उन लोगों का रुझान लिटरेचर की तरफ है और लिटरेचर से ही जुड़े हुए लोग हैं। मुशायरों के स्टेज तक ज़्यादातर कहिए तो मैं ही आया, तो इस एतबार से ये कहा जा सकता है कि मुशायरों में शेर पढ़ने का शौक़ मेरे घर में किसी में है तो वो मुझ में है। वैसे घर का माहौल ऐसा ज़रूर है कि यह कहा जा सकता है कि घर में जो कुछ मैंने देखा शायरी में कहीं न कहीं वो बात निकल के आई। एक शायर कहिए या कवि कहिए, इनको समाज का दर्पण कहा जाता है, आईना कहा जाता है। वो समाज में जो कुछ देखता है वो अपने अल्फाज़ों से उसको कहीं न कहीं उसको रिफ़्लेक्ट करता है अपने अल्फाज़ों से। तो आज की तारीख़ में अगर आपसे इसी वक्त हमारे देश की सूरत हाल को बयां करने के लिए कुछ आपसे हम सुनना चाहें तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तंज़ो-मिज़ाह का शायर हूँ। देश में क्या कुछ हो रहा है उस पर मेरी निगाह हर शायर की होनी चाहिए। मैं तंज़ो-मिज़ाह का शायर हूँ तो मेरी कोशिश ये भी होगी कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी रहे और मैं वो खरी खरी बात भी कह जाऊँ। इस एतबार से अगर मुझसे एक दो शेर सुनना चाहते हो जी जी जी, इरशाद। कि मैं एक दो शेर सुना दूँ
एक कथा सुन लीजिए कि एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। हई ये अलग बात है, हम भूख से मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। वाह, मेरे ख़्याल से आज जो सूरत हाल है इस पूरे देश का, उसको बयां करने के लिए इससे अच्छे अल्फाज नहीं हो सकते। कह सकते हैं कि सुनील कुमार जी ने मुख्तसर में तफसील बयां कर दिया। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि शेर व शायरी की जो दुनिया है वो काफ़ी एक मतलब आप कह सकते हैं कि रोमांटिसाइज्ड दुनिया है। तो आज की पीढ़ी को अगर आप ये कहना चाहेंगे कि वो इस तरफ इसका रुझान हो, क्योंकि आज हम देखते हैं कल ही जैसा कि शायद आपको पता होगा कि कल ही बंगाल बोर्ड के माध्यमिक का रिज़ल्ट आया और हम लोगों ने कई बच्चों से बातें की। तो उनका जब हमने उनसे पूछा कि आप आगे चल के क्या बनना चाहेंगे, तो किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा, किसी ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहूँगा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। पेशेवर तरीके से कवि या शायर मैं बनना चाहूँगा, ये बात कम से कम हम लोगों तक तो नहीं पहुंची, किसी बच्चे ने नहीं कहा। तो आप नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इसके मुतालिक? देखिए, नई पीढ़ी का कोई कसूर नहीं है। आप पहले ये बताइए कि जो भी धंधा करते हैं, आप प्रेस से हैं, जाहिर है कि उसमें भी कहीं ना कहीं आप रोज़ी रोटी की तलाश करते होंगे। कोई इंजीनियर बनता है तो जाहिर है कि उसकी कोशिश ये होती है कि एक अच्छी सैलरी उसे मिले। कोई डॉक्टर बनता है तो ये कोशिश करता है कि उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो। मैं ये साफ ये सवाल मैं आप ही से अगर कर दूं कि हिंदुस्तान में लिटरेचर में काम करने वाले शायर या कवि ख़ास तौर से अगर इनको देखा जाए तो अगर ये दूसरे शोबे से नहीं जुड़े हुए हैं, खाने कमाने का कोई दूसरा ज़रिया नहीं है, तो क्या शायरी करके उनका काम चल सकता है क्या? अगर नहीं चल सकता है तो पहली ज़रूरत इंसान की ये होती है कि वो अपनी कमाई के मुतल्लिक सोचे, अपने पेट के मुतल्लिक सोचे, अपनी रिहाइश के मुतल्लिक सोचे। और इन सारी ज़रूरतों को जब इस शायरी से पूरा नहीं किया जा सकता तो नई नस्ल के बच्चे क्यों चाहेंगे कि हम शायरी करें। और एक तरह से हिंदुस्तान के लोग जो तसव्वुर करते हैं कि शायर का माने बेकार होना होता है, तो वो हो जाएं। इसलिए ये सवाल आप पूछ रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या हिंदुस्तान सरकार की तरफ से, हिंदुस्तान की किसी तंजीम की तरफ से शायरों के लिए कुछ ख़ास करने का इरादा कभी किसी ने दिखाया है क्या? जी हाँ, कभी कभी ऐसे सूरत हाल पैदा हो जाते हैं कि चांद भी जली हुई रोटी की माफिक लगती है। तो ऐसे में सही बात है, आपकी जो प्रैक्टिकल सोच है उसको भी सामने रखना बहुत ज़रूरी होता है। सर, अंत में अगर आपसे कुछ ना सुने तो मैं समझता हूँ कि जो ये बातचीत है वो मुकम्मल नहीं होगी, कुछ और हो जाए सर। एक छोटी सी नज़्म पढ़ देता हूँ जिसका उन्वान है आई डोनेशन। मैंने पहले भी बताया है आपको कि मैं तंज़ो मिज़ाह का शायर हूँ। आई डोनेशन नज़्म के हवाले से मैंने एक संदेश आम आदमी तक पहुँचाने की कोशिश की है या अपनी हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश की है। वो नज़्म आप तक पहुँचाता हूँ कि ऐलान हो रहा था बड़े ताम झाम से, जनता जनार्दन के लिए यह तमाम से, आँखों का दान दीजिए, एहसान कीजिए, अब कुछ उस जहाँ के वास्ते सामान कीजिए। आंधे गरीब लोगों के जीवन में नूर हो, तकदीर बन गई है जो तारीकी दूर हो। ऐलान सुन के लोग बढ़े आन बान से, डोनेट आँखें करने लगे इत्मीनान से। इतने में एक शराबी ने ऐलान कर दिया, आँखों का दान दे के महादान कर दिया।
ऐलान करने वालों का सम्मान कर दिया, लेकिन बता के शर्त ये हैरान कर दिया। आंखें मैं दे रहा हूँ अमीरों के वास्ते, और नफ़रत पसंद चंद वज़ीरों के वास्ते। और इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए, जो आँख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए, और जो आँख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। और मरने के बाद आँखें मेरी दान लीजिए, लेकिन ये इल्तजा है मेरी मान लीजिए। जिस आदमी को आप ये आँखें लगाइए, जिस आदमी को आप ये आँखें लगाइए, अब पीने के बाद खुलती हैं उनको बताइए। इन आँखों में खुमार रहे चाहता हूँ मैं, हर आदमी से प्यार रहे चाहता हूँ मैं। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सुनील कुमार जी का कि आपने आसनसोल टाइम्स को वक्त दिया, और हम बेसब्री से आज जो मुशायरा होने वाला है उसका इंतज़ार करेंगे। और ज़ाहिर सी बात है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त दिया हमको, और आपके आने वाले आपके आने वाली ज़िंदगी के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सुनील कुमार तंग जी, जो आज जो शनिवार को यहाँ पे एक शिरकत करने आए हैं मुशायरे और कवि सम्मेलन में, और उन्होंने जो बातें कही वो आज की सूरत हाल को बहुत अच्छी तरह से बयां करती है हमारे देश की। ऐसे ही शायरों से हम आपको और भी मिलवाते रहेंगे। बने रहिए आसनसोल टाइम्स के साथ। अभी के लिए मुझे बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश इलाही अंसारी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक और नामचीन शायर के साथ आपका तारुफ़ कराने के लिए। इस वक्त हमारे साथ जो अज़ीम शख्सियत मौजूद है, जो अज़ीम शायर मौजूद हैं, वो है नईम अख्तर खादमी साहब। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। जी जी, शुक्रिया। आप भी आज जो कवि सम्मेलन मुशायरा होने वाला है आसनसोल में, उसमें आप शिरकत करने आए हैं। तो आप तो इससे पहले बंगाल में कई बार शिरकत करने आए हैं मुशायरों में, तो इस बार जो आप आए हैं तो कैसा लग रहा है? और मतलब बंगाल की धरती पे जब आप कुछ शेर व शायरी करने आते हैं, उसके बनिस्बत जब आप कहीं और जाते हैं अपने मुल्क में, तो क्या फ़र्क पाते हैं? फ़र्क का जहाँ तक मामला है तो हम तो करीब करीब देखते ही हैं कि पूरे ही मुल्क के हालात जो हैं तो यकसा हैं। कुछ कहीं कम है, कुछ कहीं ज़्यादा है, बस ये फ़र्क मिलता है, वरना हालात पूरे मुल्क के एक जैसे ही हैं बिल्कुल। और जो ऑडियंस होती है, उस ऑडियंस के मुतालिक आप क्या फ़र्क पाते हैं? यहाँ तो खैर यहाँ का माहौल जो है, यहाँ अदबी लोग हों या ऑडियंस हों, सुनने वाले हों, उनका एक मेयार है, बड़ा अच्छा मजाक है यहाँ पर। और यहाँ हम लोगों को ये है कि अपनी शायरी सुनाने में थोड़ा लुत्फ़ भी आता है। तो ये एक बात हमें और भी जो है बंगाल की तरफ खींच कर लाती है। हालांकि हमारे यहाँ से बंगाल का बहुत बड़ा फासला है, लेकिन चूँकि बंगाल के लोग जो हैं वो बहुत बिलखुसूस शोरा और उदबा जो हैं बड़े मोहब्बती हैं, तो एक उनसे मुलाकात की कशिश भी जो है वो भी हमें यहाँ खींच लाती है। सर, आपने कहा कि बंगाल से आपके जो आप जहाँ से आते हैं वो काफ़ी फ़ासला है, लेकिन शेर व शायरी और अदब की जब बात होती है तो कोई फ़ासला इतना बड़ा नहीं होता कि लोग आपस में पास करीब ना आ सकें। तो आपने कहा कि बंगाल से काफ़ी दूर आप रहते हैं, तो हम आप की जड़ों की तरफ चलते हैं। सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? और अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपका रुझान शेर व शायरी अदब की तरफ कैसे हुआ? एक तो देखिए, मैं मध्य प्रदेश में एक तारीख़ी शहर है बुरहानपुर, वहाँ से मैं यहाँ आया हूँ। और एक तारीख़ी हवाला ये है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक तारीख़ी हवाला ये है कि मुमताज़ बेगम का इंतकाल बुरहानपुर ही में हुआ था। मुमताज़ बेगम वहाँ 6 महीना दफन रहीं, उसके बाद उनको आगरा मुंतकिल किया गया। ये एक तारीख़ी हवाला है बुरहानपुर का।
वैसे भी बहुत से हवाले हैं तारीख़ी बादशाहों के, लेकिन ये एक हवाला ऐसा है कि जो तारीख़ में सुनहरे हुर्फ़ों में लिखा गया है। जहाँ तक शायरी की बात है तो अभी सुनील कुमार साहब ने भी शायरी के ताल्लुक़ से बताया। मेरा मामला तो ये रहा कि मेरे भी घर के मेरे वालिद शायर थे, मेरे नाना उस्ताद शायर थे, घर का माहौल शायराना ही था, लेकिन मुझे शायरी की इजाज़त थी ना ही मुशायरे पढ़ने की इजाज़त थी। इसलिए कि हमारे बुज़ुर्ग ये कहते थे, बेटा हमने शायरी में कौन सा उजाला पटक लिया जो आप पटक लेंगे इसमें उजाला। तो भाई साहब आप शायरी वारी छोड़िए और अपना सीधे सीधे काम धंधा करिए, क्योंकि उस ज़माने में, खैर आज का ज़माना तो ये है कि मुशायरे में कुछ पैसे अच्छे भी मिल जाते हैं। उस ज़माने में तो यानी ये कि आप कन्वीनियर से पेमेंट की बात अगर करते थे तो ये समझ लीजिए कि आप अदब में बेअदबी कर रहे हैं, ये होता था। उस ज़माने की बात मैं कर रहा हूँ। बहरहाल चूँकि वो मुझे एक लगन थी, मैं शेर कहता रहा, मुशायरे पढ़ता रहा। जब मेरी शोहरत घर तक पहुंची तो फिर मुझे अपने बुज़ुर्गों ने जो है वो शायरी की और मुशायरे पढ़ने की इजाज़त दे दी कि बेटा आप शायरी भी करिए और मुशायरे भी पढ़िए। ये रहा। सर, जैसा कि आपने कहा कि एक शायर के लिए तब भी, आज आपने कहा कि थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं, तब्दीली आई है सिचुएशन में, लेकिन आज भी एक किसी इंसान के लिए सिर्फ मुशायरों में शिरकत करके या सिर्फ शायरी के तौर पे अपना पेशा चुनने से थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है। तो ऐसे में अगर मैं आपसे पूछूं कि नई पीढ़ी क्यों आएगी, शेर व शायरी की दुनिया में नई पीढ़ी क्यों आएगी, और अगर नई पीढ़ी नहीं आई तो इस अदब का मुस्तकबिल क्या होगा? नहीं, ऐसा तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह नहीं होगा, क्योंकि उर्दू शायरी की जो भी 300-400 साला तारीख़ रही है, तो ये सफ़र, ये काफ़िला रुका नहीं है और ना ही लोग कम हुए हैं इसके। बल्कि आप देखेंगे कि जो ज़माना मीर का रहा है, गालिब का रहा है, आज उस ज़माने में, उस पीरियड में हर शहर में, हिंदुस्तान के हर शहर में इतने शोरा और रुतबा नहीं थे जितने के आज हैं। तो ये एक ज़ाती शौक़ है, ये इंसान का ज़ाती शौक़ है। और फिर मुशायरे इस कदर होने लगे हैं, असल में शायरी का चस्का ज़्यादातर लोगों को जो लगता है तो मुशायरा सुनने से लगता है। मुझे ख़ुद भी शायरी का चस्का जो लगा तो वो मुशायरे सुनने ही से लगा। तो ये ऐसा नहीं है, इंशाअल्लाह ये इसमें कमी नहीं होगी, लोग बढ़ते ही रहेंगे और ये काफ़िला रवा दवा रहेगा इंशाअल्लाह। आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात कही कि सुनने से एक इंटरेस्ट पैदा होता है। मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे तो तब तो खैर सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था। होली के दिन कवि सम्मेलन या मुशायरा ये होना लाजमी था, लेकिन आज चैनल्स इतने बढ़ गए हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अगर हम बात करें मुशायरों की तो बहुत कम ही ऐसे चैनल्स होते हैं जहाँ पे महीने में 1 या 2 भी मुशायरे दिखाए जाते हैं। तो चूँकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदे हैं तो हम लोगों की भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है इस तरफ। तो आप एक बहुत ही नामचीन शायर हैं, तो उस हिसाब से आप मीडिया को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इसको कहाँ तक वो लोग आगे ले जाने में क्या सहायता कर सकते हैं? नहीं, आगे तो बहुत ले जा चुके हैं जी। मीडिया वाले, जो आप लोग जो हैं, तो मुशायरों को बहुत आगे ले जा चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आज दुनिया के, मैं समझता हूँ कि 26 से ज़्यादा ममालिक में जो है ये है कि आपके चैनल देखे जाते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि किसी भी ज़माने में मुशायरों को लोगों ने इतना नहीं देखा जो आज चैनलों पर देख रहे हैं। तो आप तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ इस सिलसिले में। अब मैं यहाँ आया हूँ, मुशायरा पढ़ूँगा, चला जाऊँगा, लेकिन आपके चैनल से और भी लोग मुझे देखेंगे, सुनेंगे। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे आपने जो है लोगों से सामने मुतारिफ़ होने का मौका दिया।
सर ये तो हम लोगों की मतलब ये हम लोगों का ये एक सौभाग्य है कि आपसे हम लोग बातचीत करने का मौका मिल रहा है। जैसा कि आपने कहा कि आज आप शिरकत करेंगे यहाँ पे मुशायरे में, वो तो हम लोग ज़रूर सुनेंगे आपको वहाँ पे, लेकिन यहाँ भी हमारे दर्शकों के लिए कुछ अगर आप सुना दें तो बहुत मेहरबानी होगी। जरूर सुनाएंगे, 2-4 शेर तो सुना ही देंगे आपकी उसमें खिदमत में। मतला गज़ल का है। अंधेरों को यही तो खल रहा है, अंधेरों को यही तो खल रहा है, अंधेरों को यही तो खल रहा है, दिया मेरा हवा में जल रहा है, दिया मेरा हवा में जल रहा है। और ये शेर ख़ास तौर से मुलाज़ा फरमाएं, कई शख्सियतें आपकी नज़र में घूम जाएंगी। तुम्हारे काम इतने तो नहीं हैं, तुम्हारे काम इतने तो नहीं हैं, तुम्हारा नाम जितना चल रहा है, तुम्हारा नाम जितना चल रहा है, हंसी जब तक रही मेरे लबों पर, कई पेशानियों पर बल रहा है, दिया मेरा हवा में जल रहा है। और ये आखिरी शेर, ये कैसा मोड़ आया है सफ़र में, मुझे ठहरा के रास्ता चल रहा है, अंधेरों को यही तो खल रहा है, दिया मेरा हवा में जल रहा है। वाह, बहुत 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 खूब सर। इन्होंने कहा कि काम तुम्हारा उतना नहीं है जितना तुम्हारा नाम चल रहा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सर कि आपका काम भी उतना ही है जितना आपका नाम है। और ये तो सिर्फ एक बानगी थी। और आज के मुशायरे में हमारे दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि आज के मुशायरे में अगर नईम अख्तर खादमी हुए, सुनील कुमार तंक जी हुए, इन सब शायरों से अगर आप और भी ज़्यादा कुछ सुनना चाहेंगे तो ज़रूर रविंद्र भवन आइए और ऐसे ही नज़्मों गज़लों का मज़ा लीजिए, लुत्फ़ उठाइए। क्योंकि देखिए हम लोग तो अपने रोज़ाना की ज़िंदगी में मशरूफ़ रहते हैं, लेकिन कभी कभार इस तरह का एक ब्रेक हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि दिमाग को भी थोड़ी सी राहत मिले, थोड़ा सा सुकून मिले। सर, आसनसोल टाइम्स से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आज के मुशायरे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें ये मौका दिया लोगों के सामने लोगों से मुखातिब होने का, उनसे बात करने का, उनको सुनाने का मौका आपने फ़राहम किया, जिसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया। अभी हमने आपको दो नामचीन शायरों से मिलवाया, सुनील कुमार तंक जी और नईम अख्तर खादमी साहब से।
एक और शायर हमारे बीच मौजूद हैं, मैकश आज़मी साहब। हम उनसे भी रूबरू होंगे, उनसे भी मुखातिब होंगे। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम है। जी, आपका भी शुक्रिया, और आसनसोल टाइम्स का शुक्रिया इसलिए कि आपने लोगों तक पहुंचाने की बात जो कोशिश की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि रविंद्र भवन में आसनसोल के एक कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन किया गया है, उसमें आप शिरकत करने आए हैं। तो बंगाल में आपका ये पहला मौका है या इससे पहले आप आ चुके हैं? मैं मुतअद्दिद बार बंगाल में आ चुका हूँ, यहाँ के सामईन के सामने मेरे कलाम पेश कर चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कैसा रहता है यहाँ का तजुर्बा, कैसा रहता है? देखिए, बंगाल जो एक धरती है वो बहुत ही इल्मी और अदबी धरती है। रवींद्रनाथ टैगोर, काज़ी नज़रुल इस्लाम जो आफाकी आलमी सतह के बड़े बड़े रचनाकार, बड़े तख्लीक़कार हुए हैं, और ये हिंदुस्तान में जो बंगला ज़बान ख़ास तौर से है वो उसका अदब बहुत रिच अदब है। और हम अपने दर्शकों के लिए ये भी जानना चाहेंगे आपसे सर कि हमने सुनील कुमार जी से भी ये सवाल किया और नईम अख्तर साहब से भी सवाल किया कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और शेर व शायरी के प्रति आपका रुझान कैसे पैदा हुआ? मेरा ताल्लुक़ आज़मगढ़ से है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर आज़मगढ़ है, मेरा वहाँ से ताल्लुक़ है। और जहाँ तक रुझान की बात होती है तो एक बात आपको बता दें कि शायर बनाया नहीं जा सकता, रचनाकार बनाया नहीं जा सकता, वो ख़ुद ऊपर वाला उसे बना के पैदा करता है। वरना कबीर शायर न होते, नज़ीर शायर न होते, और बहुत से ऐसे शायर कवि गुज़रे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा लिखना पढ़ना तो नहीं सीखा, लेकिन उन्होंने अच्छी शायरी की है, दुनिया के तजर्बात और मुशाहिदात को पेश किया है। तो शायर, मैं यही कहूँगा, शायर बनाया नहीं जा सकता, बल्कि अगर पढ़ा लिखा शायर हो जाता है तो उसकी तख्लीक में, उसके कलाम में, उसकी रचनाओं में निखार आ जाता है। सर, हमें पता चला है कि आप एक सहाफ़ी भी हैं, तो एक सहाफ़ी और एक शायर का जो काम होता है वो कमोबेश एक तरह का होता है, समाज को आईना दिखाना। आज हमारे देश का जो सूरत हाल है, बतौर सहाफ़ी, बतौर शायर, अगर उसको आपको बयां करना है तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये दोनों काम बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का है, और दोनों काम सच बोलने का है, और सच बोलना इतना आसान नहीं होता। लेकिन एक बात और है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सच बोलने में पहली बार तो तकलीफ़ ज़रूर होती है, लेकिन फिर आसानी हो जाती है, और झूठ बोलने में पहली बार आसानी होती है, लेकिन उसके बाद तकलीफ़ ही होती है। तो दोनों काम ये जो है वो बहुत ज़िम्मेदारी का। और एक बात मैं आपके चैनल से अपने तमाम शायरों को, अपने अदीबों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान भर में कई सौ की तादाद में रोज़ तमाम ज़बानों में, उर्दू ही नहीं, हिंदी, बंगला प्रोग्राम होते हैं। अगर हम शायर, कवि, रचनाकार एक इंसानियत का मैसेज देना चाहें तो माहौल, मुल्क का बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारे रचनाकारों का प्रॉब्लम ये है, शायरों अदीबों का प्रॉब्लम ये है कि या तो हम सत्ता पक्ष की गोद में बैठे होते हैं या विपक्ष के साथ खड़े होते हैं। हम लोगों के साथ नहीं खड़े हैं, समस्याओं के साथ नहीं खड़े हैं, जो मुल्क के मसाइल हैं उसके साथ नहीं खड़े हैं। ऐसा नहीं कि एकदम पूरे तौर पर नहीं खड़े हैं, लेकिन ये मसला है। आपने जो बात छेड़ी है तो उससे मुझे एक बात याद आ गई। 1964 में फ्रांस के जो मशहूर रचनाकार थे जॉन पॉल सार्त्रे, उनको नोबेल प्राइज़ के लिए उनको मनोनीत किया गया था, लेकिन उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, एक जो रचनाकार होता है, साहित्यकार होता है, उसको किसी इंस्टीट्यूशन से अवार्ड नहीं लेना चाहिए, वरना उसका पेन जो है, उसके कलम जो है वो कुंद पड़ जाएगी। आज आपने चूँकि बात छेड़ी है तो आज मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, जानना चाहूँगा कि क्या आज के माहौल में जो रचनाकार है, जो साहित्यकार है या जो कलमकार है, उसका कलम क्या फ्री है, आज़ाद है? कलम तो आज़ाद है, अगर वो आज़ाद रखना चाहता है तो आज़ाद है, और ग़ुलाम बनाना चाहता है तो ग़ुलाम है। मतलब ये उस इंसान के ऊपर मुनहसर है। जी जी। और जैसा कि आपने कहा कि वो नोबेल प्राइज़ वापस करने की बात, तो बहुत से रचनाकारों ने, बहुत से दुनिया की ज़बानों के बड़े तख्लीक़कारों ने नोबेल प्राइज़ का इनकार किया है। और मैं समझता हूँ गालिब को, मीर को, तुलसी को, कबीर को किसी नोबेल प्राइज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो दर्शक हैं, जो सामे हैं,
और ये जो पाठक हैं, ये जो है, ये यही उनके सबसे बड़ा नोबेल प्राइज़ है। जी जी। जब आप किसी मुशायरे में अपनी नज़्म सुनाते हैं और जो तालियां मिलती हैं, जो दिल से निकलती हैं, मेरे ख़्याल से उससे बड़ा अवार्ड और किसी भी शायर के लिए नहीं हो सकता। तो आपने कुछ संजीदा मसलों को उठाया, तो ऐसे में अगर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज की सूरत हाल को बयां करते हुए अगर आपसे हम कुछ सुनना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी, कुछ कलाम। जी जी। गज़ल के 2-3 शेर मुलाज़ा फरमाएं। कभी आंसुओं को छुपाना पड़ा है, कभी आंसुओं को छुपाना पड़ा है, कभी बेसबब मुस्कुराना पड़ा है, कभी आंसुओं को छुपाना पड़ा है। वही जानता है जवानी की कीमत, वही जानता है जवानी की कीमत, बुढ़ापे में जिस को कमाना पड़ा है, बुढ़ापे में जिस को कमाना पड़ा है, कभी आंसुओं को छुपाना पड़ा है। तुझे हमने पा तो लिया है ए दुनिया, तुझे हमने पा तो लिया है ए दुनिया, मगर जाने क्या क्या गंवाना पड़ा है, कभी आंसुओं को छुपाना पड़ा है। और आखिर शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। अभी मैं बड़ा आदमी भी नहीं हूँ, अभी मैं बड़ा आदमी भी नहीं हूँ, मेरे पीछे क्यों ये ज़माना पड़ा है, कभी आंसुओं को छुपाना पड़ा। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब सर, आपने जो ये शेर सुनाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मुझे भी एक बात याद आ रही है कि एक शायर की ज़िंदगी, जो एक परफॉर्मर होता है, उसकी ज़िंदगी मैं बयां करना चाहूँगा कि हमने हर पल मुस्कुराने की सज़ा पाई है, दिल के समंदर को पलकों पे छिपाने की सज़ा पाई है, ख़याल रखते हैं चेहरे के तासुर का हम, हाल कुछ और है, कुछ और दिखाने की सज़ा पाई है। शायद एक शायर हो या परफॉर्मर हो या स्टेज पे जो आते हैं, उनका यही है कि दिल में कुछ भी हो लेकिन उनको हमेशा अपने दर्शकों के लिए, अपने ऑडियंस के लिए सबसे बेस्ट देना पड़ता है। और इसी के लिए हम आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और आज जो मुशायरा होने वाला है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए भी आपको आसनसोल टाइम्स की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया और आपके चैनल का भी शुक्रिया। तो हम अभी बात कर रहे थे आसनसोल में आज होने वाले जो मुशायरा है उसके कुछ शायरों से, कवियों से बात कर रहे थे। इन्होंने अभी आपको जो सुनाया ये तो सिर्फ़ एक बानगी थी। अगर आपको इन शायरों से और भी कई शायर वहाँ पे मौजूद रहेंगे, उनसे आपको इन सब शेरों का लुत्फ़ उठाना है और उनसे कुछ सीखना भी है, सिर्फ लुत्फ़ उठाना नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि एक शायर जो होता है वो समाज का आईना होता है, तो उनसे अगर आप कुछ सीखना भी है तो ज़रूर रविंद्र भवन आएँ आज शाम को और इनको सुनें, इनको समझें और इनके बातों को अपने दिल में चस्पा करें।
अभी के लिए मुझे बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश सिलाई अंसारी के साथ दीजिए इजाज़त, और इस कवि सम्मेलन और मुशायरे को की हर खबर जानने के लिए बने रहिए आसनसोल टाइम्स के साथ। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश सिलाई अंसारी के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं कि आज शनिवार को आसनसोल के रविंद्र भवन में एक अखिल भारतीय मुशायरा और कवि सम्मेलन होने जा रहा है, और इसी कवि सम्मेलन और मुशायरे में शिरकत करने आए कुछ नामचीन कवियों और शायरों से हम आपका तारुफ करा रहे हैं। इसी क्रम में इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं एक और मारूफ शायर अज़्म शाकिरी साहब। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि बंगाल की धरती पे आप जो आए हैं, इससे पहले भी आपके आ चुके हैं या ये आपका पहला मौका है? नहीं, यहाँ तो बारहा आना हुआ है, कोलकाता में कई बार आना हुआ है, और यहाँ आसनसोल भी हमेशा आना रहता है। तकरीबन 20 साल से एक साल में एक आध बार आना ही होता है यहाँ। मतलब और यहाँ की अदबी फ़ज़ा, जो उर्दू शायरी की फ़ज़ा है, वो बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ जो शेर कहने वाले लोग हैं, यहाँ जो शेर सुनने वाले लोग हैं, तो वो तो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी शायरी सुनी जाती है यहाँ। तो आपका आसनसोल से काफ़ी पुराना राब्ता है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि कहने वालों से ज़्यादा सुनने वालों की अहमियत होती है किसी भी मुशायरे में। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आप मूलतः कहाँ से बिलोंग करते हैं, और अदब के प्रति, शेर व शायरी के प्रति आपका जो रुझान पैदा हुआ वो कैसे हुआ? जी, मैं रहने वाला यूपी में एक जगह कासगंज है, वहाँ पर एक जगह है गंज डंडवारा, वहाँ का रहने वाला हूँ। तो मैं समझता हूँ अदबी तौर पर तो मैं मुशायरों में तकरीबन 30-32 साल से मुशायरा पढ़ता हूँ, और मेरे घर की फ़ज़ा बड़ा साजगार और बड़ी उर्दू की फ़ज़ा थी, तो उसी से मैं शायरी की तरफ मुतवज्जे हुआ और शायरी में आ गया। अब अगर सुनाएंगे कहानी तो बहुत बड़ी होगी, बहुत तवील होगी, तो ज़ाहिर है इस पर नहीं सुनाई जा सकती। लेकिन यह है कि उर्दू शायरी जब की तो गज़ल से ज़्यादा दिलचस्पी हुई, और गज़ल से दिलचस्पी हुई तो मुशायरों के स्टेज पर आए, और मुशायरे के स्टेज पर बहुत मोहब्बतें मिली, बहुत इज़्ज़त मिली, बहुत मोहब्बतों से सराहा गया, और आज तक वो सफ़र जारी है, और अल्लाह करे जब तक ज़िंदा रहेंगे ये सफ़र जारी रहेगा इंशाअल्लाह। तो उम्मीद करते हैं कि ये सफ़र में अभी आप आधे तक भी नहीं पहुँचे हैं, अभी इस सफ़र में और आपको कई मकाम हासिल करने होंगे, और हम सबको और भी अपने नज़मों से नवाजना होगा। तो सर, आपने जैसे कहा कि काफ़ी अरसा हो गया आपको शेर व शायरी और अदब की दुनिया से जुड़े हुए। उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो काफ़ी मिठास भरी है, उर्दू में काफ़ी मिठास है, और सही कहा आपने कि एक बात जो इसमें दाखिल हो जाता है फिर उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज शेर व शायरी, या मैं कहूँ कि लिटरेचर का जो एक मयार है, या जो सिचुएशन है पूरे हिंदुस्तान में, उस पर अगर आपको रोशनी डालनी है तो आप कैसा देखते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे जगहों पे जाते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ फिल्म इंडस्ट्रीज से लेकर सियासत, हमारे सियासतदान हैं या समाजी कोई भी तंजीम है या सियासी लोग हैं, मैं समझता हूँ किसी का भी आज के ज़माने में आप देखिए कि हम जिस ज़बान को बोलते हैं उस ज़बान में ज़्यादातर उर्दू के शब्द होते हैं, उर्दू के लफ्ज़ होते हैं, और उर्दू के लफ्ज़ों का सहारा ही, अब हम उसे हिंदी मान लें, उसे हिंदी या उर्दू ज़बान मान लें, हिंदुस्तानी मान लें हम उसे, तो हम जिस ज़बान को उसी ज़बान में शायरी करते हैं जो ज़बान। अच्छा, दूसरी बात एक और है, जो लोग उर्दू की मुखालिफत करते हैं या उर्दू से जिन लोगों का रिश्ता बेहतर नहीं है, या जो से बाहर की या कहीं की ज़बान देखते हैं, तो हिंदुस्तान से बाहर से तो आई नहीं उर्दू तो हिंदुस्तान में ही पैदा हुई है। और आप ये देखिए कि अभी मैंने देख रहा था 2 दिन पहले कि मोदी जी किसी तकरीर में कह रहे, उन्होंने शेर से शुरुआत की, अपना कोई शेर पढ़ा। योगी जी अभी कोई तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने भी कोई शेर पढ़ा। तो मैं समझता हूँ हर जो स्टेज पर बोलने वाला शख्स है या स्टेज से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है या लोगों से अपना एक ताल्लुक़ जोड़ने वाला शख्स है, तो ताल्लुक़ जोड़ने में जो ज़बान काम आती है वो शायरी की ज़बान है।
और वो शेर व शायरी से उससे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा ताल्लुक़ एकदम पब्लिक से या सामने वाले से बहुत आसानी से जुड़ जाता है। तो उसमें जो शेर का सहारा हम लेते हैं, बोलने वाले जितने लोग हैं, तो मैं समझता हूँ कि शेर की जो लोग मुखालिफत करते हैं उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि ये कितनी मीठी ज़बान है, इसका साथ दें और इसके साथ आएँ, इसके साथ चलें, इसके साथ। तो मैं समझता हूँ कि ज़बान की तरक्की में उनका भी कंट्रीब्यूशन होगा और ज़बान की तरक्की बहुत आसान होगी। आपने सही कहा सर कि उर्दू के चंद एक शेर कह के चंद अल्फाजों में आप जनता तक अपनी बात को बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। शायद आप 1-2 घंटे की तकरीर में भी वो ना पहुंचा जितनी पाएं। आसानी से हम जुड़ जाते हैं सामने वाले से, जितनी आसानी से हमारा ताल्लुक़ जुड़ जाता है, जो हमें बहुत अपनी भूमिका या अपनी तमहीद में जितना वक्त ज़ाय करना होता है उससे कम 2 लफ्ज़ बोलता है शायर के 2 लाइनें कोई पढ़ता है और पढ़ने के बाद एकदम उसका बाकायदा बराह रास्त पब्लिक से ताल्लुक़ हो जाता है। तो वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शायरी जो है वो लोग मोहब्बत की ज़बान है, वो दिलों को जोड़ने में बहुत मतलब कारआमद है, साबित होती है। तो ये इसलिए मैं समझता हूँ कि अब ये गज़ल है, गज़ल का कोई शेर जब होता है तो वो अपने महबूब के लिए भी होता है और अपने दोस्तों के लिए भी होता है। तो इसी तरह से जब गज़ल का कोई शेर कोई पढ़ता है तो उससे सामने वाले से वो बहुत जल्दी अटैच हो जाता है। आपने गज़ल की बात कही और कहा कि गज़ल कोई महबूब के लिए भी पढ़ता है। मुनव्वर राणा साहब ने एक बात कही थी कि उन्होंने एक गज़ल लिखी अपनी माँ के लिए। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त अगर आपको हिंदुस्तान के सूरत हाल पे कुछ कहना हो, कुछ सुनाना हो, तो आप क्या सुनाएंगे? नहीं, तो उन्होंने जो बात कही कि माँ पर गज़ल कही है, तो महबूब तो हम जो है किसी को भी बना सकते हैं ना अपना, बिल्कुल, है ना। तो और महबूब बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम तो महबूब मिसाल के तहत फैज़ अहमद फैज़ के यहाँ तो जो शायरी मिलती है तो वहाँ तो महबूब की शक्ल बदल जाती है। वो तो महबूब ने अपने एक मज़दूर में भी उन्हें अपना महबूब नज़र आता है, एक मेहनत कश इंसान में भी महबूब नज़र आता है। तो अगर उन्होंने कहा कि भाई माँ के लिए उन्होंने गज़ल कही है तो माँ को भी महबूब बनाया जा सकता है। क्या बात है। महबूब का मतलब जो है वो सिर्फ माशूका नहीं होती। तो महबूब, बिल्कुल सही कहा आपने। तो महबूब जो है वो महबूब जो हमारे बहुत करीब है, हमें बहुत महबूब है, वो होता है। तो हम किसी के लिए भी कह सकते हैं। निदा फाजली की बहुत मशहूर गज़ल है जिन पे उन्होंने माँ कहा है जी, चटनी जैसी माँ और सौंधी क्या है कि बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ। तो ऐसे में हम आपसे भी कुछ सुनना चाहेंगे। हम तो आपके मतलब बिल्कुल बेकरार हैं कि आप उस जो कवि सम्मेलन मुशायरा होने वाला है उसमें आप पेश करें अपनी नज़में, लेकिन अभी हमारे दर्शक बेकरारी से आपको सुनेंगे तो कुछ हमारे दर्शकों के लिए भी हो जाए। बहुत मोहब्बत है आपकी। मैं 2 शेर सुनाता हूँ। दिल के छालों को हथेली पे सजा लाया हूँ, दिल के छालों को हथेली पे सजा लाया हूँ, गौर से देख मेरी जान में क्या लाया हूँ, गौर से देख मेरी जान में क्या लाया हूँ। मैंने एक शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया लेकिन उस शहर को आँखों में बसा लाया हूँ। तो इंशाल्लाह रात को मुलाकात होती है आपसे। रात को तो मुलाकात होगी है। और अगर ये अगर शुरुआत है, ये अगर मतलब इससे पता चल सकता है कि जब ये और सर जैसे और भी शायर आप तक अपनी नज़मों को पहुंचाएंगे तो वो माहौल क्या होगा रविंद्र भवन में आज शाम को, आज रात को, इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। और सर आखिरी सवाल कि आज की नई पीढ़ी को आप शेर व शायरी के मुतालिक क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो और ज़्यादा तरीके से इससे जुड़ें और कम से कम लिखना और ज़्यादा लिखने वाले आएँ और ज़्यादा सुनाने वाले आएँ? तो मैं समझता हूँ हमारे यहाँ आप आगे देखिए दिल्ली के मज़ाफ़ात में, दिल्ली के इलाक़ों में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वहाँ पर तो शायरी की बाढ़ आई हुई है। वहाँ देखिए शेर कहने वाले नए लड़के गैर मुस्लिम या मुस्लिम क्या, उसमें गैर मुस्लिम या मुस्लिम कुछ नहीं, तो जितने लड़के पढ़ने लिखने वाले हैं वो सब शेर कह रहे हैं।
और बहुत अच्छा शेर कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हम जो मुशायरे, जिस तरह के मुशायरे पढ़ते हैं, उन मुशायरों से ज़्यादा आप यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जो छोटी जो महफ़िलें होती हैं, उनमें अगर आप जाके शायरी सुनेंगे तो इससे ज़्यादा शायरी सुनी जाती है। और वो मोहब्बत, उनके यहाँ नफ़रत का कोई मतलब कोई पहलू है ही नहीं। तो मैं समझता हूँ ये जो हमारी नई नस्ल आ रही है, इसके यहाँ जो मोहब्बत है और जो मोहब्बत की शरिस्त है और जो मोहब्बत का जज्बा है, वह हम लोगों से बहुत ज़्यादा है। और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त जो है वह हम लोगों से ज़्यादा मोहब्बत करने वालों का वक्त आएगा। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त जो है वो आज से बेहतर हो। और आज अगर हम लोगों के बीच थोड़ी बहुत भी खलिश है, थोड़ी बहुत भी दूरी है, तो आने वाले समय में वो दूरी कम हो, दूर हो। असल में ये वक्त आएगा और मैं समझता हूँ इस वक्त को लाने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, वो शायरी का होगा, उर्दू गज़ल का होगा, पोइट्री का होगा। क्योंकि ये जो पोइट्री जो है वो मोहब्बत के अलावा कोई ज़बान बर्दाश्त ही नहीं करती। जी हाँ, जी हाँ, मैं भी यही कहने वाला था कि आप शायरी कह लीजिए, कविता कह लीजिए, लिटरेचर कह लीजिए, वो तब तक आपके अंदर से निकल ही नहीं सकती जब तक आपके अंदर प्यार ना हो, मोहब्बत ना हो। बिल्कुल। आप नफ़रत के सहारे कविता नहीं लिख सकते, नफ़रत के सहारे आप शेर व शायरी नहीं कर सकते। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं सर कि आने वाला समय थोड़ी बहुत जो भी खलिश हम लोगों के बीच है वो दूर होगी, और इसमें ज़रूर शेर व शायरी और लिटरेचर एक बहुत अहम रोल अदा करेगा। सर, आसनसोल टाइम से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस कवि सम्मेलन और मुशायरे के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए, मैं इसके लिए बहुत बहुत मशकूर हूँ। शुक्रिया बहुत। तो इसी तरह से हम और भी नामचीन शायरों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। इसके लिए आपको आसनसोल टाइम्स के साथ बने रहना होगा। अभी के लिए मुझे बापी बनर्जी अपने सहयोगी बिरजी सिलाई अंसारी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।